बिहार की राजनीति में सत्ता का नया अध्याय शुरू हो चुका है और इसके साथ ही सामने आ गया है नई सरकार का पूरा पावर मैप। कौन सा मंत्रालय किसके हाथ में आया है और किसके पास कितनी शक्ति है, और सबसे बड़ा सवाल, इस बार नीतीश कुमार ने आखिर क्यों छोड़ा अपना सबसे महत्वपूर्ण विभाग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ लेने के एक दिन बाद ही बिहार सरकार में विभाग का बंटवारा कर दिया है। और इस बार की सबसे बड़ी खबर यह है कि 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा है। सबसे अहम गृह विभाग, कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की पूरी कमान सौंपी गई है डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी को। यानी अब बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सीधे बीजेपी के हाथों में होगा। राजनीतिक मायनों में ये बदलाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल नीतीश कुमार कैबिनेट में कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिनमें 14 मंत्री बीजेपी कोटे के, 8 जेडीयू, जबकि एलजेपी और हम और केडीयू के भी मंत्री शामिल थे। जहां गृह विभाग बीजेपी को गया, वहीं जेडीयू ने अपने पास रखा राज्य का सबसे रणनीतिक मंत्रालय वित्त विभाग। विजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त, वाणिज्यिक कर और ऊर्जा जैसे बड़े विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ कोटे में कम संख्या होने के कारण जेडीयू के कई सीनियर मंत्रियों को भी एक से ज्यादा विभाग सौंपे गए हैं। इस बार खास बात यह है कि नीतीश कुमार के पास इतिहास में सबसे कम विभाग है। उनके पास सिर्फ मंत्रिमंडल, सचिवालय, सामान्य प्रशासन, निगरानी विभाग के साथ निर्वाचन विभाग है, और वो विभाग भी हैं जिनमें किसी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है। नीतीश कुमार ने अब तक 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। साल 2005 से शुरू हुई नीतीश कुमार की पारी अब बिहार के इतिहास में सबसे लंबी पारी हो चुकी है। आज की दुबई एयर शो से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक बेहद दुखद हादसा हुआ है। भारत के तेजस लड़ाकू विमान का प्रदर्शन के दौरान क्रैश हो गया और इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने इस दुखद घटना की जानकारी दी है। दुबई एयर शो में शुक्रवार दोपहर एक फ्लाइंग डिस्प्ले के दौरान तेजस फ्लाइट जेट अचानक क्रैश हो गया और आग की लपटों से घिर गया। हादसे के तुरंत बाद आसमान में काले धुएं का घना गुबार उठता दिखाई दिया, जिसे देखकर लोग भी हैरान रह गए। भारतीय वायुसेना ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि आईएएफ का तेजस विमान आज दुबई एयर शो में एरियल डिस्प्ले के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया। पायलट को गंभीर चोटें आई हैं और दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया। इस क्षति पर वायुसेना गहरा शोक व्यक्त करती है और इस कठिन घड़ी में हम शोकाकुल परिवार के साथ खड़े हैं। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया ये सिंगल सीट लाइन कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बड़े में आधुनिक तकनीक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। चश्मदीदों के मुताबिक विमान स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2:10 अचानक नियंत्रण खो बैठा। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि पायलट नेगेटिव जी फोर्स टर्न के रिकवरी नहीं कर पाया। तेजस की यह दुर्घटना लगभग 2 साल में दूसरी बार हुई है। इससे पहले मार्च 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में तेजस का एक विमान क्रैश हुआ था, जिसमें पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए थे। तेजस 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जो एयर डिफेंस से लेकर ऑफेंसिव सपोर्ट और क्लोज कॉम्बैट तक कई तरह के मिशन को अंजाम दे चुका है। आज हम आपको ले चलेंगे पूर्वी अफ्रीका के उस इलाके में जो पिछले कई दशकों से दुनिया के सबसे खूनी संघर्षों का गवाह बना हुआ है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक बार फिर ऐसा नरसंहार हुआ है जिससे पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन मनुष्को ने एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस्लामिक स्टेट से जुड़े एडीएफ विद्रोहियों ने लुम्बेरो क्षेत्र में सिर्फ एक हफ्ते 13 नवंबर से 19 नवंबर के बीच 89 नागरिकों की हत्या कर दी है। इनमें करीब 20 महिलाएं और कई बच्चे शामिल थे। लेकिन तस्वीर यहीं खत्म नहीं होती। सबसे दिल दहला देने वाली घटना सामने आई ब्योम्बे गांव से। यहां कैथोलिक चर्च द्वारा संचालित एक स्वास्थ्य केंद्र पर एडीएफ विद्रोहियों ने हमला किया। यहां 17 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिनमें वो महिलाएं भी थी जो प्रसव देखभाल के लिए आई थी। विद्रोहियों ने अस्पताल के 4 वार्ड में आग लगा दी। अचानक लगे आग के बीच मरीज चीखते भागते रहे। कई लोग धुएं और अफरा तफरी में फंस गए। मनुष्को के अनुसार ये हमले न सिर्फ हत्या और आगजनी तक सीमित थे, एडीएफ लड़ाके लोगों का अपहरण, मेडिकल सामान की लूट और गांव में लगातार हमले भी कर रहे थे।
संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कॉन्गो सरकार से मांग की है कि इन हत्याओं की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए ताकि दोषियों को सजा मिल सके और पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। एडीएफ अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस को लेकर दुनिया पहले भी कई बार चेतावनी दे चुकी है। सितंबर 2025 में इस समूह ने एक अंतिम संस्कार पर हमला कर 60 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार बीते कुछ महीनों में एडीएफ और भी ज्यादा हिंसक, संगठित और घातक हो गया है। ये संगठन मूल रूप से युगांडा का एक इस्लामिक विद्रोही समूह था, लेकिन 1990 के दशक से यह कांगो के घने जंगलों में सक्रिय है। इस्लामिक स्टेट ने भी इसे आधिकारिक तौर पर अपना सहयोगी घोषित किया हुआ है, जिससे इनके हमलों की तीव्रता और रणनीति अधिक खतरनाक हो गई है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर किवू प्रांत में M23 विद्रोही समूह भी सक्रिय है, जिसे पड़ोसी देश रवांडा का समर्थन मिलता है। इस पूरे क्षेत्र में हिंसा, विद्रोह और बाहरी हस्तक्षेप की वजह से लगातार अशांति बनी हुई है। अमेरिका और कतर, इन दो प्रमुख समूह एडीएफ और M23 के बीच संघर्ष कम करने के लिए शांति प्रक्रिया में जुटे हुए हैं, क्योंकि ये इलाके सिर्फ मानवीय संकट नहीं बल्कि खनिज संपत्ति और खनन गतिविधियों की वजह से रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्वी कांगो के लोग दशकों से आतंक, युद्ध और विस्थापन के बीच जी रहे हैं और आज का दिन 89 नई लाशों की गवाही दे रहा है कि यहाँ शांति की मंजिल अभी भी बहुत दूर है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया एट 9 की 3 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए India.com।